The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। अलग अलग धर्मों से आने वाले लोग शादी करें या ना करें, और करें तो कैसे करें, उन पर क्या शर्तें लागू हों, ये सब तय करने की जिम्मेदारी शताब्दियों से हमारे समाज ने निभाई है। कैसे निभाई है आप खूब जानते हैं। अब समाज की जगह सरकार ने लेने की ठान ली है। कारण बताया गया गलत तरीके से धर्मांतरण रोकना। बातें हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, लेकिन पहला नंबर यूपी का लगा। योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जो लड़की का धर्म बदलने के मकसद से हुई शादी और अवैध धर्मांतरण को रोकने का काम करेगा। इस पर तसल्ली से बात करने की जरूरत है। हम करेंगे, सब तथ्य और तर्क बताएंगे। आखिरी में बात करेंगे अहमद पटेल, कांग्रेस के नेता, उनके करियर की, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह दिन का ये वीडियो। कोरोना महामारी ने एक शब्द हमें दिया, कोविड वॉरियर। कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे खड़े लोग, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस वाले। स्क्रीन पर आपको ऐसे ही कोविड वॉरियर नजर आ रहे हैं। 24 नवंबर से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स ने अनशन करने का निर्णय लिया। इन्हें हर महीने 7,500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। इसमें पिछले 10 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। महामारी के समय ये इंटर्न संक्रमण की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्योंकि एक N95 मास्क की कीमत इनकी एक दिन की तनख्वाह से ज्यादा थी। सरकारी सप्लाई को सुचारू होने में काफी वक्त लग गया और तब इन्होंने जैसे बना खुद को बचाते हुए इलाज किया। इंटर्न कभी ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, कभी अनशन करते हैं, लेकिन सुनने की फुर्सत किसे है। सरकारें ये मानने को तैयार नहीं कि किसी को योद्धा बता देने से उसकी ज़रूरतें और सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। इस उम्मीद में कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस पर ध्यान दे, हम बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में संक्रमण के 44,376 नए मामले सामने आए। 481 मरीजों की मौत हुई। 37,816 मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले देश में हो गए हैं 92,22,216। कुल मौतें 1,34,699 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 86,42,771। दूसरी सुर्खी पटना से, जहां आज बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ। राजद ने इस बात पर आपत्ति ली कि विधान परिषद के सदस्य और नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, ये स्पीकर के चुनाव के दौरान सदन में क्या कर रहे हैं। इस पर प्रोटेम स्पीकर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो वोट नहीं करेंगे, लेकिन सदन में रुक सकते हैं। इस पर राजद के विधायकों ने हंगामा किया। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा, जो कि भाजपा के नेता हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके सामने महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को खड़ा किया था। इससे एक दिन पहले यानी कि 24 नवंबर को सुशील मोदी ने इल्जाम लगाया कि रांची से लालू प्रसाद यादव एनडीए के विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने ट्विटर पर नंबर भी डाला और कहा कि मैंने खुद फोन लगाया, जिसे सीधे लालू प्रसाद ने उठाया। सुशील मोदी ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की। इसमें कथित रूप से लालू प्रसाद एक भाजपा विधायक को प्रलोभन देते सुनाई दे रहे हैं। हमने कहा कथित रूप से, क्योंकि ये जांच एजेंसियों का काम है, हम इस क्लिप की पुष्टि नहीं कर सकते। आरजेडी और स्पीकर के चुनाव की बात करें तो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करके एक संदेश देने की कोशिश की। ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरागत रूप से विपक्षी पार्टी के पास जाता है, लेकिन पिछले कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम मोर्चे पर हैं। लेकिन राजद ये पहली लड़ाई हार गया और विजय कुमार सिन्हा आसानी से स्पीकर बन गए।
सुशील मोदी के दावों से इतर अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं बिहार के एक और नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से आरजेडी से गठबंधन टूटने के बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी लालू जी से बात होती थी, लालू जी जेल में थे तब होती थी, फोन पर होती थी, कैसे होती थी ये बात आपको लालू जी बताएंगे। यानी इन आरोपों में दम है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए फोन के जरिए अपना दखल देते हैं सत्ता की गुणागणित में। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का बयान। जब आपने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया तब भी आरजेडी की तरफ से कोई फीलर नहीं आए? नहीं, आरजेडी की ओर से आया कुछ लोगों ने, लेकिन आरजेडी में किसी और की ओर से कुछ आवे उसका कोई अर्थ आज भी नहीं है। वहाँ सिंगल मैन चलता है, लालू जी चलाते हैं जेल से, और फिर यहाँ बाहर में तेजस्वी यादव, और तीसरा किसी का अर्थ कुछ है ही नहीं आरजेडी में। जब आप इस अलायंस में आए थे तब आपकी किससे बातचीत हुई थी? लालू यादव से? हाँ बिल्कुल, लालू जी से बात हुई थी। आप कह सकते हैं कि जेल में थे फिर भी कैसे बात हुई, तो बात हुई। अब कैसे बात हुई लालू जी से पूछ लीजिए, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मेरी लालू जी से हुई। और तब क्या पॉलिटिकल प्रॉमिस थे अलायंस के लिए? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रॉमिस का मामला नहीं था। सीटों को लेकर, लोकसभा चुनाव में सीट का, ऐसा नहीं कोई विधानसभा जो आने वाला विधानसभा था उस पर हमने कोई बात की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोकसभा में और वहाँ जो इशू था उसको लेकर बात थी, बस यही था। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं जो चक्रवात निवार से जुड़ी है। हमने आपको बताया था कि ये तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका असर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर पड़ सकता है। आज आधी रात को ये ममल्लपुरम के पास तट से टकराएगा। चेन्नई की सभी मुख्य सड़कों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। भारत की रेल ने भी अपनी कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की जो रेगुलर सलाह है वो भी दी गई है। अब जो भी बन पड़ रहा है उसे बटोर कर तट से पीछे हटा जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियों ने इन 2 दिनों में खासी रफ्तार पकड़ी। अब सब दम थाम कर इस चक्रवात का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान के साथ हम इस तूफान से उबरें। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। लव जिहाद और उससे जुड़े 1 दर्जन विवाद। कुछ बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद पर कानून ला रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शादी और धर्म जैसे निजी मसलों में क्या सरकार दखल देने की तैयारी कर रही है या एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है। अगर सरकार इन मसलों में रोक रुकावट कर रही है तो भी, और अगर शादियों और धर्म बदलने की कोई साजिश चल रही है तो भी, ये मसला बहुत गंभीर है। इस पर संजीदा किस्म की चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा हम आज करने की कोशिश करेंगे, किसी विचारधारा पर सवार होकर नहीं, तथ्यों के सहारे। अगर आपको लगता है कि लव जिहाद हो रहा है या आप इसे कुछ दक्षिणपंथी संगठनों का प्रोपेगेंडा मानते हैं या फिर अगर आपका इसके बारे में अपना कोई पक्ष नहीं है तो भी शो को आखिरी तक देखिए, तथ्य समझिए और फिर अपनी राय कायम करिए। बात शुरू करते हैं यूपी सरकार के अध्यादेश से। मंगलवार को यूपी की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास किया। इस पर राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद ये यूपी में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। अब इस अध्यादेश के प्रावधान समझिए। इसमें लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन के मकसद से की गई शादी को शून्य घोषित करने का प्रावधान है। अगर यह साबित होता है कि धर्म परिवर्तन जबरन हुआ या किसी उत्पीड़न के तरीके से या धोखे से हुआ तो यह गैर जमानती अपराध होगा। अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी पाया जाता है तो 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर नाबालिग या SC/ST समाज से आने वाली महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है और जुर्माना भरना होगा 25,000 का। अगर जबरन सामूहिक धर्म परिवर्तन किया जाता है तो 3 से 10 साल की कैद और 50,000 की पेनल्टी भरनी होगी। अगर कोई धर्म परिवर्तन के बाद शादी करना चाहता है तो 2 महीने पहले जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से DM से इजाजत लेनी होगी। पिछले साल यूपी के लॉ कमीशन ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 का ड्राफ्ट भी तैयार कर सरकार को दिया था। इसमें यह प्रावधान था कि अगर सिर्फ शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन होता है तो उस शादी को निरस्त किया जाना चाहिए और लगभग उसी लाइन पर अब सरकार ये अध्यादेश का ड्राफ्ट लाई है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 100 से ज्यादा जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए। इन मामलों में धोखे से, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, इसलिए कानून लाने की जरूरत पड़ रही है।
अब ये समझते हैं कि क्या लव जिहाद जैसा कुछ है, क्या वाकई सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए बड़ी साजिश के तहत शादियां होती हैं, या फिर एक खास राजनीतिक विचारधारा वाले लोग जानबूझकर इसका हल्ला मचा रहे हैं। क्या है सत्य? क्या इनका ये हल्ला कि इंटरफेथ शादियां हो ही ना, ये दुरुस्त है? पूरी बात इतिहास के संदर्भ में देखनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर चारू गुप्ता ने इंटरफेथ शादियों और धर्म परिवर्तन वाले मसलों पर एक रिसर्च पेपर लिखा। इस पर हमारी उनसे बात भी हुई। उन्होंने 1920 से लेकर 1930 के बीच के कई ऐसे मामले रिकॉर्ड किए जिसमें हिंदू लड़कियों ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिमों के साथ शादी की, और इसका विरोध भी हिंदू समाज में हुआ, दंगे तक हुए। अमेरिका के समाजशास्त्री क्लिफर्ड मैनशॉर्ट ने द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स इन इंडिया नाम से एक किताब लिखी जो 1936 में पब्लिश हुई। इस किताब के लिए तब उन्होंने दोनों ही समाज के लोगों से बात की और हिंदुओं ने बताया कि उन्हें इस बात का डर है कि उनकी बहू बेटियों को मुस्लिम ले जाते हैं, वो महिलाओं को प्रलोभन देकर चुरा ले जाते हैं। ये सब बातें किताब में रिकॉर्ड हुई। इस इतिहास का जिक्र हमने सिर्फ ये समझने के लिए किया कि शादी और धर्म परिवर्तन वाले ये झगड़े 100 साल से चले आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं, बस तब नाम लव जिहाद का नहीं था। तो लव जिहाद का नाम कब आया? 10 से 15 साल पहले 20 नवंबर 2009 की फ्रंटलाइन मैगजीन की एक रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश का जिक्र है। हाईकोर्ट ने कर्नाटक और केरल की पुलिस को संयुक्त रूप से कथित लव जिहाद मूवमेंट की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि तब लव जिहाद पर खूब हंगामा हो रहा था। लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले कोर्ट में पहुंच रहे थे। बेंगलुरु की एक 18 साल की हिंदू लड़की ने केरल के कन्नूर के रहने वाले 24 साल के असगर नजर से शादी की। घर वालों ने आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का मामला है और इसी मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। केस की सीआईडी जांच के बाद 13 नवंबर 2009 को कर्नाटक में उस वक्त के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में लव जिहाद की कोई बात सामने नहीं आई, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने भी कहा देयर इज नो लव जिहाद। ये 2009 की बात है, तब उत्तर भारत में लव जिहाद वाली टर्मिनोलॉजी का प्रचलन कम था, दक्षिण भारत में ज्यादा हल्ला था। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लव जिहाद पर खूब बातें हो रही थी। हिंदू जन जागृति समिति नाम के संगठन ने लव जिहाद के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। केरल में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत मुस्लिम लड़के लव के बहाने जिहाद कर रहे हैं और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल 2009 से पहले ही शुरू हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने 2005 के आसपास लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जिहाद इस्लामिक धार्मिक साहित्य का शब्द और लव के साथ जिहाद जोड़कर मुस्लिमों के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू और ईसाई संगठनों के अलावा अब लद्दाख जैसी जगह पर बौद्ध संगठन भी आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम युवा धर्म परिवर्तन करने के मकसद से लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं और शादी करते हैं। 2014 के बाद से लव जिहाद बीजेपी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। लव जिहाद खत्म करने के सियासी वादे होते रहे और वीएचपी जैसे दक्षिणपंथी संगठन लव जिहाद रोकने के लिए अपने स्तर पर इंटरफेथ शादियों में दखल भी देते रहे। ऐसे कई मामले आए कि वीएचपी या बजरंग दल के कार्यकर्ता इंटरफेथ शादी जबरन रुकवाने पहुंचे, लेकिन इसका दायरा सीमित होता है, इसलिए ऐसे संगठन कानून की मांग करते रहे हैं। लेकिन कानून तो लव जिहाद को समझता ही नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। इसी साल की बात है, 4 फरवरी की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को बताया था कि लव जिहाद देश के किसी कानून में परिभाषित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि केंद्र की किसी जांच एजेंसी ने लव जिहाद का मामला रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि केरल में इंटरफेथ मैरिज के 2 मामलों की जांच एनआईए कर रही है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने और पालन करने की आजादी है। यूपी में भी लव जिहाद के मामलों पर बनी एसआईटी ने जांच के बाद रिपोर्ट में कहा कि जिन 14 मामलों की उसने जांच की उसमें धर्म परिवर्तन की किसी बाहरी साजिश का लिंक नहीं मिला, ना ही धर्म परिवर्तन और शादी के लिए बाहर से फंडिंग का कोई कनेक्शन मिला। जिन इंटरफेथ शादियों को लव जिहाद कहा गया उनमें से ज्यादातर में लड़कियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी की। इसमें केरल का हादिया वाला केस भी गिन सकते हैं। अब यहां पर आकर बात फंस जाती है। लव जिहाद की कोई मजबूत थ्योरी कानून में साबित नहीं हुई, लेकिन इंटरफेथ शादियां भी हो रही हैं और कुछ एक केसेस में लड़कियों ने यह बताया भी है कि उन्हें झूठ बोलकर यह शादी की गई।
तो इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए? एक खास राजनीतिक विचारधारा वालों को ये शादियां और धर्म परिवर्तन की ओर रोकने का मामला लगता है। ज्यादातर मामलों में होता यह है कि अगर किसी दूसरे धर्म की लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है तो उसे धर्म परिवर्तन करना होता है। सवाल ये उठता है कि शादी के लिए लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्या वो खुद ऐसा करती हैं या मजबूरी में करना पड़ता है? शादी के लिए लड़कियां अपना नाम तक क्यों बदल लेती हैं? क्यों अपनी पूरी पहचान खत्म कर देती हैं उस फैसले से पहले की? और ऐसा खासकर मुस्लिमों से शादी के मामले में ही क्यों होता है? इस्लाम धर्म में शादी तभी मान्य होगी जब लड़का और लड़की दोनों अहले किताब हो, यानी धार्मिक किताब को मानने वाले हो। कुरान के चैप्टर 2 की आयत 221 के मुताबिक अगर लड़की मूर्ति पूजा मानने वाली हो या बहु ईश्वरवादी हो तो उससे तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक कि वो अल्लाह में यकीन न करने लगे। यानी कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से यदि धार्मिक ढंग से शादी करता है और लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती तो ये शादी कुरान के खिलाफ और गैर इस्लामिक होगी। वैसे एक रास्ता है, आप कोर्ट में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं जो भारत के कानून और संविधान में मान्य होगी और इसे किसी भी धर्म से मान्यता लेने की जरूरत नहीं। ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि दो अलग अलग संप्रदायों के लोग, लड़का किसी भी संप्रदाय का हो, लड़की किसी भी संप्रदाय की शादी कर सकें। लेकिन ये करने के लिए आपको प्रगतिशीलता अपनानी होगी और अपने धार्मिक आग्रहों को तय बनाकर किनारे रखना होगा। और ऐसे में जो ये नहीं कर पाते हैं, जो अपने परिवार के, अपने धर्म के दबाव में आते हैं, उनके प्रसंग में लड़कियों के लिए सवाल आता है कि प्रेम बड़ा या धर्म? जब प्रोग्रेसिव विचारों के तहत शादी इंटरफेथ शादियों की पैरोकारी करते हुए होती है तो इस तरह की महिला विरोधी मान्यता पर सवाल क्यों नहीं उठते? इस पर हमने सामाजिक कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी से बात की। शीबा लगातार मुस्लिम समाज के बीच के जो अंतर विरोध हैं उन पर मुखर होकर बात करती रही हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि किताब की ये रीडिंग है, क्योंकि जो दो लोग शादी कर रहे होते हैं वो धार्मिक आस्थाओं के लिए शादी नहीं कर रहे होते हैं। मैं ऐसे कई जोड़ों को जानती हूँ जिनका लड़का मुसलमान है लेकिन उसका इस्लाम धर्म के किसी भी तरह की प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब उनको ये लगा कि अब उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में जा करके शादी करनी, जो 30 दिन का जो एक विंडो था जिसमें उनको कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे थे, लग रहा था कोई चुगली कर देगा, कोई बता देगा, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने झटपट वाला रास्ता तय किया कि आर्य समाज चले गए या धर्म परिवर्तन करके लड़की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उसके बाद सहधर्मी हो गए और फिर उसके बाद वो निकाह कर लिया, या जो मंदिर में जाकर के उन्होंने जो तरीका होता है उससे शादी कर ली। तो धर्म परिवर्तन की मजबूरी इन प्रेमी जोड़ों को इसलिए नहीं आती है कि इस्लाम कुछ कहता है या हिंदुइज्म कुछ कहता है ना, इसलिए आती है कि वो जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें एक प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर मतलब मामलों में मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ क्योंकि मैं धनक नाम की संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। हम लोग की शर्त यही होती है कि हम तभी मदद करेंगे जब धर्म परिवर्तन कोई नहीं करेगा, ना लड़की करेगी ना लड़का करेगा। तो जो आर्य समाज की भी शादियां हैं जिसमें मुसलमान लड़की या मुसलमान लड़का हिंदू बनता है या निकाह करके जो शादियां होती हैं तुरंत कलमा पढ़ के, उन दोनों की प्रॉब्लम यह है कि हमारे एग्जिस्टिंग कानून में एक दिक्कत है। एक और चीज पर हम क्लैरिटी चाहते हैं कि अगर कोई शख्स है जो बिल्कुल एक पायस मुस्लिम है, वो मानता है धर्म में और वो उसको पूरी तरह फॉलो करना चाहता है जिस भी तरह से धर्म में बताया गया है कि आपको ये चीजें करनी है, यदि वैसा व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी करता है तो क्या बिना धर्म चेंज किए इस्लाम उसे अपनाने को तैयार है? स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं ऐसी शादियों के बारे में? हाँ, स्क्रिप्चर्स में रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो धर्म के बाहर रिश्ते इस तरह से बनाते ही नहीं है। उनका धर्म उन्हें उनका जो भी मान्यताएं हैं उन्हें पहले ही रोकती हैं। तो जितने भी हमारे सामने केसेस आते हैं, क्योंकि हम धनक संस्था से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें पता है कि ये जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे अपने टेम्परामेंट में, अपने मिजाज में बिल्कुल सेकुलर बच्चे होते हैं, सेकुलर नौजवान होते हैं और वो अपने सिस्टम से, अपने समाज से, जो अपने पड़ोस से भागे हुए होते हैं ज्यादातर। तो जो आपने बात कही, ये हम लोग खुद अंदर खाने ये सवाल उठाते रहते हैं कि ये जो मजबूरी है धर्म के वाली कि आपको पहले एक ही धर्म में होना होगा उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, इस मजबूरी की भारत जैसे सेकुलर आइन वाले देश में कोई गुंजाइश नहीं है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जो वैदिक टेक्स्ट है वो एक धार्मिक टेक्स्ट है और वो एक आसमानी यानी कि दिव्य टेक्स्ट है। तो दिव्य भारत के समाज के पास, भारत की संस्कृति में वेदों के जरिए हमारे पास
आसमानी किताब मौजूद है। तो एक इंटरप्रिटेशन विद्वानों का ये भी इसमें आता है कि वो भी अहले किताब है, उनके पास भी एक किताब है, जैसे हमारे पास एक किताब है या ईसाई मतावलंबियों के पास एक किताब है, वैसे ही वेद जो है वो भी एक दिव्य किताब है, दिव्य टेक्स्ट है। तो हम उसको एक दिव्य टेक्स्ट की तरह एक्सेप्ट करते हैं। आज जो टेक्स्ट हमारे सामने उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस का जो टेक्स्ट आया है, कानून का जो टेक्स्ट आया है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो सीधा सीधा भारत की जो गरीब और निचले तबके की जो बेटियां हैं उनके खिलाफ वो टेक्स्ट है, वो कानून है। अगर SC ST है लड़की, तो एक बालिग शहरी होने के नाते उसकी अपनी जो एजेंसी है कि वो अपने लिए जीवन का फैसला कर सकती है, उसको खत्म करते हुए उसमें सख्त सजा यानी 15 साल तक की सजा और जुर्माने की 10 साल की सजा और जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। तो ये जो भारत के इसमें कास्ट भी आप देखिए और इसमें क्लास भी देखिए, वर्ग भी है और जाति भी है। अगर वर्ग और जाति के तौर पे आप कमजोर हैं तो आप अपने जीवन के सभी फैसले करने में आपके साथ रुकावट पैदा की जा रही है। ये हिंदू कमजोर वर्ग की लड़कियों के खिलाफ कानून लाया गया है और ये उनकी आजादी में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाता है। यूपी कैबिनेट ने भी ऑर्डिनेंस का जो ड्राफ्ट पास किया वो सीधे सीधे इंटरफेथ शादियों के खिलाफ नहीं है। यानी अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करते हैं या इसका उलट होता है तो जब तक लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं होता तब तक कानून बीच में नहीं आता। इस अध्यादेश का दखल तब होगा जब लड़की को धर्म परिवर्तन करना पड़े, जबरन या धोखे से। अब यह सवाल उठता है कि क्या शादी के लिए धर्म परिवर्तन, चाहे वो मर्जी से हो या जबरन, कानून संगत है? दो चीजें यहां समझने की हैं, शादी और धर्मांतरण। संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ के तहत अपनी मर्जी से शादी का अधिकार मिलता है। कोई भी बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सकता है और संविधान का ही अनुच्छेद 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। हालांकि अनुच्छेद 25 के ही भाग में कुछ शर्तें भी हैं। क्या शर्तें हैं? धर्म का अधिकार शांति व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को देखते हुए मिलेगा और यहीं पर धर्मांतरण को रोकने की गुंजाइश राज्य सरकारें देखती हैं। 1947 से पहले जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते संसद में इंडियन कन्वर्जन बिल 1955 आया और 6 साल बाद बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल भी आया, लेकिन दोनों पर ही सहमति नहीं बनी और खुद नेहरू इन बिल्स के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि इन कानूनों से गलत मकसद से धर्मांतरण रोकने के बजाय उत्पीड़न ज्यादा होगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर नहीं आई, नेहरू की सरकार। फिर बारी आई राज्यों की। सबसे पहले 1967 में ओडिशा की सरकार धर्मांतरण पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कानून लेकर आई। इसके बाद MP की सरकार ऐसा ही कानून लेकर आई और फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी इसी रास्ते गए। ओडिशा के फ्रीडम ऑफ रिलीजन कानून पर वहां के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसकी वजह, ओडिशा के हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून की भाषा अस्पष्ट है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य धर्म को लेकर कानून नहीं बना सकता क्योंकि धर्म ना तो राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में। धर्म पर कानून बनाने का काम संसद का है। ओडिशा सरकार का तर्क यह था कि शांति बहाली के लिए जबरन धर्मांतरण का कानून लाना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क नहीं माना। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार जब ऐसा ही कानून लेकर आई तो वहां के हाईकोर्ट ने यह तर्क मान लिया कि राज्य धर्म पर कानून इसलिए ला सकता है क्योंकि यह पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो दो हाईकोर्ट, उन्होंने इस कानून को अलग अलग तरह से देखा और टिप्पणियां की। तो ऐसे में ज़ाहिरा तौर पर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में एक चर्चित फैसला दिया था जिसमें मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त पाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें क्लियर की। पहली, राज्य शांति व्यवस्था के लिहाज से धर्म की स्वतंत्रता पर कानून बना सकते हैं और दूसरी बात, लालच, फ्रॉड या जबरन किया गया धर्मांतरण व्यक्ति की अंतरात्मा के खिलाफ है और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन। और इसी में के तहत बात के फैसलों से एक बात सुप्रीम कोर्ट ने और जोड़ी। साल 2000 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि शादी के लिए किया गया धर्मांतरण गलत है। शादी के लिए हुए धर्मांतरण के 3 चर्चित केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आए। 2014 के केस में हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। सितंबर में भी ऐसा ही एक फैसला आया, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि शादी और धर्म व्यक्ति के निजी मसले हैं।
तो शादी और धर्म परिवर्तन पर कानून क्या कहता है। बहुत सारी बातें हो गई। हमने सब सवालों के साथ रुख किया सीनियर एडवोकेट राकेश मल्होत्रा का। देखो, एज पर सुप्रीम कोर्ट और अपनी हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो ऑल टुगेदर हमारे राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं। एक आदमी जो मेजर है, वो एज अटेन्ड मेजोरिटी, मतलब उसने एक शादी के लायक उसकी उम्र हो गई है एज पर लॉ, तो उसका राइट है अपना पार्टनर चूज करने का। उसका राइट है कि वो कौन से फेथ का हो, कौन से रिलीजन का हो, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत जजमेंट्स में कहा हुआ है, और लेटेस्ट सफाइना वाली जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी एब्सोल्यूट है, जिसको प्रोटेक्ट करके चलना ही पड़ेगा। और उसी जजमेंट के अंदर, साफिया जहान वाली जजमेंट के अंदर ही, एक हमारी राइट टू प्राइवेसी भी है, मेरी डिग्निटी भी है। मैं अगर अटेन कर चुका हूँ मेजोरिटी, मैं अपना डिसीजन अपने आप ले सकता हूँ, वो मेरा डिग्निफाइड डिसीजन है। उसमें इंटरफेयर चाहे मेरी फैमिली करे, चाहे स्टेट करे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, वो जस्टिफाइड नहीं माना जाएगा। एक ये पार्ट एक ही रह जाता है। रिसेंटली अभी मैं देख रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक जजमेंट पास करी है सलामत वाली। उस जजमेंट के अंदर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ऑल दो वहां पे जो क्वेश्चन था वो एक एफआईआर क्वेश्चन का था, जहाँ पे कंप्लेंट करती थी कि जी एक एफआईआर हुई है, बच्ची बालिग है और अभी उसने मेजोरिटी गेन नहीं करी है, जबकि वो मेजर थी। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में उसने भी ऑब्जर्वेशन दी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी एब्सोल्यूट है, इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हालांकि ये तो हो गया लॉ जी, ये तो एक पार्ट लॉ का हो गया कि लॉ में उसमें क्लैरिटी है, लॉ में उसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है, एम्बिग्यूटी या कोई स्कोप नहीं है कि जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट लॉ है। और इसके अलावा एक ऑनर किलिंग पे भी जजमेंट चला करती थी, तब इंटरकास्ट मैरिज और मतलब सेम रिलीजन में भी इंटरकास्ट पे पंचायती और ये सब इशू हुआ करते थे, जिसमें शक्ति मायनी वाली जजमेंट बड़ी फेमस जजमेंट है। तो उससे लेके अभी तक चाहे इंटरकास्ट हो, इंटरफेथ हो, क्योंकि हमारा आर्टिकल जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। आर्टिकल 25 to 28 हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, और उसने स्पेसिफिकली वर्डेड है कि कोई भी स्टेट उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। तो इसके ऊपर ये मतलब अल्टीमेटली आई विल से, मतलब आई एम नॉट ऑन ए पॉलिटिकल इशू की पॉलिटिकली जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है, बट इट इज ए इंक्रोचमेंट ऑन ए पब्लिक राइट। अगर वो आदमी को किसी तरीके से अगर अपनी मर्जी से कर रहा है, तब उसकी प्योर विल और विश है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो एक दो लॉ को इशू डील करा हुआ था, कि जिसमें स्टेट ऑफ यूपी ने नूरजहां की जजमेंट्स को बीच में रेफर करा था। नूरजहां के केस में ये था कि वहां पे जो बच्चियां जिनकी शादी हुई थी, उनको पता नहीं था कि इस्लामिक लॉ, मोहम्मदन लॉ क्या है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं चला कब हमारा रिलीजन कन्वर्ट हो गया। तो वो एक अलग पार्ट है। सर, अदालतों ने इससे पहले इस तरह से देखा है, इस तरह के जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं, इस तरह की टिप्पणियां भी की हैं कि यदि सिर्फ शादी के मकसद से धर्म बदला जाता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के भी अगेंस्ट जाता है। ये बात, ये कोर्ट इस टिप्पणी पे, इस तरह के फैसलों पे कैसे पहुंचा है? क्या उस प्रोसेस को समझा सकते हैं आप? मैं देखो, एक अल्टीमेटली हुआ कि मैं अपनी फ्री विल और अपनी वॉलंटरली मैं मैरिज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एक आ जाता है मैं अंडर डिसिप्ट कर रहा हूँ या अंडर किस तरह से प्रेशर से कर रहा हूँ, फोर्सफुली कर रहा हूँ। जो स्टेट कुछ लॉज लेकर आ रही है, उसमें मैंने एक्ट को थोड़ा, ऑर्डिनेंस को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी है। उसमें जो वर्डिंग है वो बड़ी स्पेसिफिकली है, वो राइडर और कैवेट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हुआ उसको डील करते हुए है। वो सिर्फ फोर्सफुली, डिसिप्ट और जिसमें अंडर चीटिंग है। एक आदमी ने पहले नाम गलत बताया, उसका जो पर्पस था रिलीजन चेंज करने का पर्पस था, ना कि उसका मैरिज करने का पर्पस था, मतलब वो मोटिवेटेड है। उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ लेकर आ रही है वो बिल्कुल उस पर फोकस्ड है कि जो इंटेंट है, मतलब इंटेंट ऑफ मैरिज है, वो तो वहां पे जो हमारी कंसेंट है वो अंडर डिसेप्शन है, तो वो कंसेंट को हम फ्री कंसेंट मान नहीं सकते हैं। तो लॉ उसके ऊपर आ रहा है, लॉ इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा कि किसी ने इंटरकास्ट मैरिज करी तो उसको पनिश करे ही जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल जिस पर हम थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। ये बहुत बड़ी शिकायत है इंटरफेथ जो जोड़े होते हैं उनकी, कि हम तो करवाना चाहते हैं स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी, या हम तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हमको कोर्ट में इतना लंबा और चौड़ा और घुमावदार वो प्रोसेस है कि उससे आसान तो यही है कि यार या तो तुम बदल लो या तो मैं बदल लेती हूँ।
अपना धर्म। देखो तो इसमें क्या आप अग्री करते हैं, क्या वो प्रोसेस इतना प्रोहिबिटिव है कि आदमी को ऐसा लगता है कि मैं अपना धर्म मैं बदल के ही शादी कर लूं, मुझे करनी तो शादी है? इसका एक लॉजिकल रीजन ये है सर कि जितनी भी मैरिजेस होती हैं इंटरकास्ट इंटरफेथ में, उसमें मोस्टली फैमिली मेंबर्स की दोनों पार्टी की तरफ से कंसेंट होती है। बच्चे जब ये डिसीजन लेते हैं तो उनको भाग के शादी करनी पड़ती है या उनको जल्दीबाजी बहुत एक रेजिस्टेंस उनको मिल रहा रेजिस्टेंस मिलती है सोसाइटी, तो वो दे आर ऑलवेज इन हरी। हालांकि ये जो यूपी का जो एक्ट है जिसको मैं ऑर्डिनेंस को देखा है, उसमें भी 2 महीने का स्कोप दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों की मर्जी से हो रहा है, तो वो अप्रूवल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो अप्रूवल नहीं मिलेगी। सेम स्पेशल मैरिज एक्ट में भी एक सेटिस्फेक्शन की क्लॉज है, तो सेटिस्फेक्शन करना एक जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी है जब उसके पास कोई भी आदमी चाह रहा है। पर क्या होता है कि जो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस तरह की लव मैरिज के अंदर आते हैं और इंटरकास्ट में फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस होती है, तो दे आर ऑलवेज एक्ट इन हरी। उनको बहुत जल्दबाजी होती है उनको शादी करने की, तो भागने की नौबत आती है तो कोर्ट केस पुलिस केस आते हैं, तो तब फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करती है उनके राइट को अगर दोनों की मर्जी से। अच्छा, अब लेकिन क्या जब इस तरह से ये बताया जाता है, जैसे 1 महीने का नोटिस अभी भी है हमारे मैरिज एक्ट्स में, अब इस कानून में 2 महीने के नोटिस की में बदल ही जाएगा वो। जब आप 2 महीने पहले आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, वो बात कहीं से तो बाहर आएगी कि भाई सो एंड सो ने इससे शादी करने के लिए एक एप्लीकेशन मूव करी है। क्या ये ऐसे जोड़ों को प्रोहिबिट नहीं करेगा जिनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं? देखो, अगर किसी भी जोड़े को सबसे ज्यादा थ्रेट होती है फिजिकल की, और थ्रेट होती है कि उनको अलग कर दिया जाएगा, उनको कभी उनकी रीयूनियन होगी नहीं, तो उसके लिए कोर्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार बैठी हैं। अगर दोनों मेजर है, दे कैन गो टू द कोर्ट इन जुडिक्शन और वहां पे जाके अपनी प्रोटेक्शन लोकल पुलिस स्टेशन के नाम पर डायरेक्शन ले सकते हैं। इवन लोकल पुलिस इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट देम कि अगर कोई भी जोड़ा ऐसा है जो शादी करना चाह रहा है और अपनी मर्जी से करना चाह रहा है, चाहे इंटरफेथ है चाहे ना इंटरफेथ है, अगर वो पुलिस में जाते हैं तो दे कैन आस्क फॉर असिस्टेंस कि हमें 2 महीने या 1.5 महीने के लिए दे दीजिए और हमारे इस डिटेल्स को थोड़ा सा सीक्रेटली सेव। क्योंकि अभी तो ये है सर जैसे कि नोटिसेस लगा दिए जाते हैं वहां पे एड्रेस के साथ में, और बच्चों को पैसे देने होते हैं वो लोग, मतलब वो किसी तरह से ब्राइब करते हैं कोर्ट ऑफिशियल्स को और फिर वो नोटिस वहां से हटवाते हैं। इस तरह की लोगों की अपनी वैसी स्टोरीज रही हैं। तो क्या इस प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है? इस इशू के लिए, बच्चों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेविंग क्लॉज आनी चाहिए, क्योंकि देखो जो नोटिस होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंस पोर्शन के ऊपर घर पे लगाना होता है जहाँ पे कोई भी आदमी पढ़ सके। अगर पढ़ लिया तो बच्चों को पहले दिन ही रेसिस्टेंस मिल जाएगी फैमिली की तरफ से, वो सक्सीड ही नहीं हो पाएंगे, चाहे 2 महीने का वेटिंग पीरियड हो चाहे 1 महीने का वेटिंग पीरियड हो। इस क्लॉज के इसके लिए दोनों के लिए सेफगार्ड आना जरूरी है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। हमने आपको सब बातें तथ्यों के हिसाब से बता दी। अब आपके लिए आसान होगा ये समझना कि लव जिहाद होता है या नहीं, या फिर राज्य सरकारें जो कानून ला रही हैं उनकी कितनी ज़रूरत है। आखिरी में एक और बात, 2009 में जब कर्नाटक की सीआईडी ने लव जिहाद पर रिपोर्ट पेश की तो उसमें कुछ आंकड़े दिए थे। आंकड़े ये कि 2005 से 2009 के बीच 4 साल में कर्नाटक में 21,890 लड़कियां गायब हुई, जिनमें से 2,624 कभी नहीं मिली। सीआईडी का कहना था लव जिहाद से ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ध्यान देना। हमारे और आपके समाज की लड़कियां गायब हो जाती हैं, उनका उत्पीड़न होता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी तरीका, कोई भी अपराध एक स्त्री के, एक नागरिक के अधिकारों से, उसकी गरिमा से बड़ा नहीं है। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं नाजिम हिकमत की कविता फिर से मृत्यु पर, इसका एक टुकड़ा। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मनोज पटेल ने। खबर चीखती हुई आएगी या बस इशारा करके चला जाएगा कोई, यहाँ पीछे छूट गए को अकेला छोड़कर, और पीछे छूट गया वह अकेला गुम हो जाएगा भीड़ में। मेरा मतलब है यही जिंदगी है और यही सारी संभावनाएं हैं। मृत्यु की बात चली है तो दिल्ली के गाजीपुर में कचरे के पहाड़ पर लगी इस आग की तस्वीर देखते जाइए। इसमें आपको हमारे विकास के दावों और उस पर होने वाली घिनौनी राजनीति की मौत नजर ना आए, लेकिन नागरिकों की, उनके फेफड़ों की मौत जरूर नजर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जागरूक रहना और सत्ता के सब तंत्रों से, वो किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, सवाल पूछना और उनकी जवाबदेही करना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का, अपनी स्वतंत्र चेतना का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।